हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास को हम जानते हैं तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में बांटने का मतलब है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पहचानने का क्या है कि इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव ने इसमें अपना सांस्कृतिक जीवन जो है वो 30 लाख ईस्वी पूर्व जीना शुरू किया था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को अब हमको पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तीन भागों में बांटेंगे। तीन भाग कौन है? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसका कालक्रम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्राप्त हुआ? तो 1863 में। कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक का मतलब ये भूगर्भविद थे और अनुसंधान का काम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि डेनमार्क में कुछ सामग्रियाँ प्राप्त हुई। वो सामग्रियाँ कैसी थीं, उसको किस तरह से विभाजित किया जाए, उसको पहचानने के लिए क्या यूज किया जाए, इसके लिए थॉमसन महोदय ने उसका त्रियुगी विभाजन किया। त्रियुगी विभाजन का मतलब होता है उसको तीन भागों में बांटा। याद कर लीजिए, PKL। पी मतलब पाषाण, के मतलब कांस्य और यल मतलब होता है लौह। तो पाषाण, कांस्य और लौह युग में डेनमार्क से प्राप्त की गई जो भी सामग्रियाँ थीं उनको तीन भागों में विभाजित किया। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी को प्राप्त किया? तो वो स्थान था पल्लवरम। कहाँ पे है? मद्रास के समीप है। अतिरम्पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी विलियम किंग ने। आधुनिक मानव का विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ, उसको हम कहते हैं होमोसेपियन मानव। होमोसेपियन मानव को हम प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नोन मानव और चार्ल्स लेड ग्रिमाल्डी मानव के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण युग से जो उपकरण प्राप्त हुए वो किस प्रकार के थे? तो याद रखिए कि इसमें हमको हस्त कुठार, जिसको हम हैंड एक्स बोल सकते हैं, विदारणी और खंडक गणासा, गणासा का यूज आज भी गांव में किया जाता है। उसका हम उस प्रकार की उपकरण का यूज करते थे। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से हमको पूरा पाषाण युग के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं कि इन क्षेत्रों में ये पाए गए हैं। बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को। इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इस कालक्रम में हमको वेधनी, छेदनी और खुरुचनी प्राप्त होती है। वेधनी, छेदनी, छेदनी का मतलब है आज भी घर में यूज होता है, जिसको छिन्नी कहते हैं, तो उसका हमको ज्ञान होता है। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण जो बने थे वो सल्कों के बने थे और विविध प्रकार के फलक से बने थे। उच्च पूरा पाषाण युग में हमको दक्षिणी प्राप्त होती है, खुरुचनी मतलब ब्लेड के जैसे औजार हमको प्राप्त होते हैं। चापर, चाबिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण हमको सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? मतलब परिष्कृत मतलब एक तरह से अच्छे तरह के औजार हमको मिलने लगे उच्च पूरा पाषाण युग में। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मारुति देवी की मूर्ति हमको बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है वहाँ से हमको प्राप्त होती है। सिहावल एवं संधोआ पुरास्थल कहाँ है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। इसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो मध्य पाषाण काल जो है वो 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पाषाण काल के रूप में माना जाता है। मध्य पाषाण काल जो था वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867-68 में दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज जो है वो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया था।
इस समय जो उपकरण यूज किए जाते थे वो बहुत छोटे होते थे और छोटे होने के कारण ही इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। मतलब जो उपकरण थे वो किस तरह के थे, माइक्रोलिथ, बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण जैस्पर, काल्सटेनी, चर्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट से होता था। इस समय के जो उपकरण थे वो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी पाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले हमको प्राप्त होता है कहाँ से। याद रखिए कि मध्य पाषाण काल में जो भी व्यक्ति जिसके पास कोई और काम नहीं होता था, मतलब एक तरह से कहें तो जो आदमी बेकार होता था वो पशुपालन का काम करता था। और पशुपालन का काम करता था तो कौन करता था, आदमी। आदमी से याद रखिए आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बेकार से याद रखिए बागोर, बागोर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। तो आपको याद रहेगा ना, मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ और बागोर से मिलते हैं। मतलब आदमी बेकार है, अगर आप याद रख लें तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागोर जो कि राजस्थान में है, वहाँ से हमको मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ प्राप्त होता है। अस्थिपंजर, अस्थिपंजर मतलब किसी व्यक्ति की अस्थि का क्या होता है, दाह संस्कार होता है। तो याद रखिए महदहा और सराय नाहर। महदहा से याद रख सकते हैं जिसका दाह संस्कार होता है, तो महदहा ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है और यहीं से हमको अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, चुपानी मांडो जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हमको प्राप्त होता है। भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि भीमबेटका से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो जहाँ दाह संस्कार हुआ था वहीं हमको हड्डी मिला, तो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल का मतलब है एक कब्र में 3 कंकाल रखे जाएंगे तो दबा दबा के रखे जाएंगे। अब दबा दबा से आप समझ सकते हैं कि दमदमा से ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ पे नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी वहाँ बहती है। तो याद रखिए नर्मदा घाटी जो है बहती हुई महाराष्ट्र में भी जाती है, तो नर्मदा घाटी के बोरी महाराष्ट्र में हमको सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है, कहाँ से मिली है, हथनौरा नर्मदा घाटी से मिली है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है, बेलन नदी घाटी जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसको भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारत में जो भी स्थल अब से मिले हैं मध्य पाषाण काल के, उसमें सबसे बड़ा स्थल जो है बागोर है जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। बागोर साइट के संबंध में क्या सही है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईस्वी पूर्व की कार्बन तिथियां मौजूद हैं। जब्बू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन यहाँ पे किया जाता था। इसके साथ ही हम जान लें कि मध्य पाषाण काल में किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थाने मानव पाए गए हैं, तो हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी महाराष्ट्र में है वहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। बूचड़खाना मध्य पाषाणकालीन स्थल में बूचड़खाना का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बूचड़खाना महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिलता है। सराय नाहर और महदहा कहाँ से संबंधित हैं, तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं अब याद रख लिए कि वीरभानपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। लखनाज गुजरात में है। टेरी तमिलनाडु में है, टेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागोर राजस्थान में है। सराय नाहर उत्तर प्रदेश में और महदहा जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है।
मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो इसमें हमको आखेट नृत्य और युद्ध की कला प्रदर्शित की हुई दिखती है। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो लिंग सुगूर, जो कि मैसूर कर्नाटक में है, 1842 में खोजा गया था। मध्य पाषाण काल के बारे में बात करने के बाद अब हम चलते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि जो मानी जाती है वो 7000 ईसा पूर्व को मानी जाती है। नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़। मतलब एक ऐसा साक्ष्य जहां बस्ती बनाकर लोग आसपास और एक साथ रहने लगे, वो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है, वहाँ पे हमको प्राप्त होता है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किया था। टोन्स नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से प्राप्त किया। एक ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा से लेकर पाषाण संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह स्थल है मेहरगढ़। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? लहुरादेव। यहाँ से हमको कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व तक का है। दूसरा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, और तत्पश्चात मेहरगढ़ में हमको 7000 ईस्वी पूर्व जो कृषि थी उसका साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में की थी। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी। बुर्ज-होम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गर्ता आवास पाए जाते हैं। मतलब जो भी गड्ढे में आवास पाया गया वो कहाँ पे पाया गया? बुर्ज-होम में पाया गया। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य हमको कोल्डिहमा इलाहाबाद से प्राप्त होते हैं। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य हमको कोल्डिहमा से प्राप्त होते हैं जो कि इलाहाबाद में स्थित है। बात करेंगे अगर हम चावल के साक्ष्य तो हमको मिलेगा कोल्डिहमा में, लेकिन अगर गेहूं के साक्ष्य के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि मेहरगढ़ से हमको प्राप्त होता है गेहूं का साक्ष्य। पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलती है? जहाँ पे बस्ती बनी थी सबसे पहले, अस्थायी जीवन लोग शुरू कर दिए थे, तो मेहरगढ़ से ही हमको पालतू भैंस के भी साक्ष्य मिलते हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य मिलते हैं? तो बुर्ज-होम जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ से मिलते हैं। यहीं से हमको गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बुर्ज-होम से ही हमको गड्ढे में घर के भी साक्ष्य मिलते हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं तो वो चिरांद है जो कि कहाँ है? बिहार में सारण में है। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है। राख के टीले के साक्ष्य हमको मिले हैं संगनकल्लू जो कि बेल्लारी कर्नाटक में है, और पीकलीहल और उत्तनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल कौन है? मास्की, ब्रह्मगिरी, बहुत ढेर सारे हैं तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है ये याद रखने की ज़रूरत है। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले हमको स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कुंभकारी का निर्माण हुआ और आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो पूछा जाता है कि आग की सर्वप्रथम खोज किस काल में की गई थी? तो नवपाषाण काल में की गई थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। याद रखिए, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। सबसे पहले अनाज जो शुरू किया गया उसका नाम था जौ। जौ का यूज सबसे पहले किया गया। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए गए? तो नवपाषाण काल में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त होता है? तो बुर्ज-होम से प्राप्त होता है। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त होता है? तो महगढ़ा जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हमको प्राप्त होता है। उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है मैग्डिलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से। तोबा ज्वालामुखी राख हमको सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? सबसे पहले सिंघावल आता है, फिर पटपरा आता है, फिर बाघोर आता है और फिर खैतौनी आता है।
प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाईफेशियल उपकरण थे। कैसे उपकरण थे? बाईफेशियल उपकरण थे। मध्य पाषाण पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना यहाँ के लोगों का धंधा था। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो वो है बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? यह कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है और इसी का द्योतक है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र जो था उस समय ईसामपुर जो कि कर्नाटक में स्थित था। 2001 में भारत में किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो केरल से प्राप्त हुआ है। केरल में एक जगह है ओदे, वहाँ से हमको प्राप्त होता है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि विविध के रूप में आते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो जौरा और भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक से बने थे। किसके बने थे? स्फटिक के बने थे। ठीक। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पैसरा बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिलता है वो है पाटड़े। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पूरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन काम कौन किया था? बी एन मिश्रा ने किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो यहीं पे अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रही। धन्यवाद।